नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए शादी बचाने की कोशिश। यूं तो कहा जाता है सत्य, धैर्य, क्षमा, दया, सहिष्णुता और सेवा भाव मनुष्य के जीवन को गौरव प्रदान करते हैं। लेकिन जब इन्हीं गुणों के कारण अपमान, तिरस्कार और जिल्लत भरी जिंदगी जीना पड़े, तब भंवर में फंसे उस व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वह उसमें फंसकर मर जाए या उससे बाहर निकलने के लिए खुद को वैसा बना ले जैसा कभी न तो सोचा हो और न चाहा हो। सुभाषिनी के सुसंस्कारों ने उसे बहुत कुछ जुल्म सहने के लिए बाध्य कर दिया। यह मन भी क्या अजीब चीज है, जिस बात पर लग जाए तो जल्दी वहां से हटता ही नहीं, और अगर चिंता की बात हो तब तो और भी मन वहां से नहीं हटता। पता नहीं क्यों आज बार बार दीपश्री से बात करने को मन उद्विग्न हो रहा था। मैंने उसे फोन किया, लेकिन जब बहुत देर तक फोन की घंटी बजती रही और किसी ने फोन नहीं उठाया, तब मैं समझ गई कि वह अपनी बेटी के पास गई होगी। आजकल वह अपनी बेटी के पास अक्सर जाती रहती है। पता नहीं क्यों मेरे मन में यह ख्याल अक्सर आता है कि उसकी बेटी के दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन गहरी दोस्ती के बावजूद भी कभी उससे पूछा नहीं। किसी के निजी जीवन में ताक झांक करना असभ्यता का सूचक है, इसलिए हमेशा इतना ही पूछकर चुप रह जाती कि सुभाषिनी ठीक तो है ना। कुछ दिन बाद मैंने फिर फोन किया। उधर से दीपश्री ने ही फोन उठाया। मैंने कहा, कैसी हो, कहाँ हो आजकल? मैंने एक दिन फोन किया था, किसी ने फोन नहीं उठाया। क्या तुम यहाँ पर नहीं थी? उसने कहा, नहीं, मैं आज ही सुभाषिनी के पास से आई हूँ। उसकी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए देखने के लिए गई थी। उसे साथ ले आई हूँ। मैंने हाल चाल जानने के लिए ऐसे ही पूछा, सुभाषिनी की तबीयत कैसी है अब? मेरा इतना पूछना था कि वह फूट फूट कर रो पड़ी। शायद मैंने अनजाने दुखती ग्रग पर हाथ रख दिया था। धैर्य का बांध टूटकर दर्द आंसुओं में बह निकला और वह बताने लगी कि कैसे जलज उनकी बेटी को प्रताड़ित करता है। मैं तो सुनकर अवाक रह गई। थोड़ी देर तक तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ, क्या कहकर संतावना दूं। सुभाषिनी को मैं तब से जानती हूँ जब वह बहुत छोटी थी। हमारे सामने वह बड़ी हुई, शादी हुई और अब एक बच्ची की माँ भी बन गई। वह बहुत शांत, सौम्य, मृदुभाषिनी, घरेलू, सुशील किंतु डरपोक थी। घर को सजाने संवारने और तरह तरह के व्यंजन बनाने में दक्ष होने के साथ साथ कई किस्म की पेंटिंग, स्केचिंग, ग्लास पेंटिंग्स, पोट्री और सॉफ्ट टॉयज बनाने एवं कई तरह की सुंदर लिखावट करने में वह निपुण थी। ऊंची आवाज में बात करते मैंने तो कभी नहीं देखा था। बहुत ही शालीन और मिलनसार थी। बड़ों का आदर करना और घर आए अतिथियों का दिल खोलकर आतिथ्य करना, यह सब दीपश्री के गुण उसमें भी आए थे। बहुत ही शालीन, सौम्य और शिष्टाचार में पगा परिवार था। इस युग में भी जब मानवीय संवेदनाएं चुकती जा रही हैं, लोग मेहमानों की खातिरदारी से बचने लगे हैं, तब भी कोई दीपश्री के घर आ जाए तो वह उनका दिल खोलकर स्वागत करती है। इतना आग्रह और मान मनुहार से अतिथियों को खिलाने मैंने तो अन्य कहीं नहीं देखा। दीपश्री ने अपनी बेटी को भी इन्हीं सुसंस्कारों के कठोर अनुशासन में पाला पोसा था। सुभाषिनी अपने नाम को सार्थक करती हुई सयानी हो गई। एमए करके कुछ महीने नौकरी की, फिर शादी हो गई। शादी भी कुंडली मिलाकर की गई थी। उनके खानदानी पंडित ने तो कहा था कि 32 गुण मिलते हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन सुख पूर्वक बीतेगा। लेकिन आज यह सब क्या हो गया? किसको सच माने, कुंडली को या जो आंख के सामने है? कोई भी ज्योतिष भाग्य का सही लेखा जोखा बता सकता है क्या? अगर ज्योतिष सच होता तो हर कोई अपने दुख का समाधान पहले ही ढूंढ लेता। मेरे दिमाग में कई ऐसे ही प्रश्नों के हथौड़े पड़ रहे थे और उत्तर तलाशने की नाकाम खलबली मची हुई थी। दीपश्री से मेरी बात हमेशा टुकड़ों में होती रही। धीरे धीरे दीपश्री ने बताया कि जलज कैसे उनकी बेटी को सताता था। जलज की शादी के बाद पहली नौकरी की नियुक्ति बेंगलोर में हुई।
दीपश्री जाकर बेटी का घर व्यवस्थित कराई और तो और टेलीविजन और फर्नीचर के लिए 50,000 नगद भी दे आई। इतने पैसे देने के बावजूद भी जलज ने न तो बेड खरीदा और न ही टेलीविजन, और तो और नौकरानी भी नहीं रखने दी। घर का पूरा काम सुभाषनी ही करती। इतने पर भी वह उसे 4 बातें सुना ही देता। अगर यह सब यहीं तक सीमित रहता तब भी ठीक था। लेकिन सुबह उसकी माँ का फोन आता, नाश्ता क्या खाया। जलज तुरंत बता देता कि सुभाषनी ने यह बनाया। तुरंत सास सुभाषनी की खबर लेती, तुमने यह क्यों बनाया, वह क्यों नहीं बनाया। सुभाषनी बड़ी ही नम्रता से जवाब देती, मम्मी जी मैंने तो जलज से पूछ कर ही बनाया था। लेकिन सास तो एक न सुनती और गुस्से से बोलती, तुम अपने मन से अपनी पसंद का बनाती हो, मेरे बेटे का तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं है। यह एक सिलसिला सुबह से लेकर रात सोने तक चलता और तो और देर रात भी वह फोन करके अपने बेटे से पूछती कि क्या कर रही हो, अभी तक सोए क्यों नहीं, आदि आदि। सुभाषनी सोचती रहती, यह कैसी माँ है कि अपने बेटे की खुशियों में आग लगा रही है, या यह नहीं चाहती कि बेटा अपनी पत्नी से आत्मीयता रखे। इतना ही कंट्रोल यदि अपने हाथ में रखना था तो शादी ही क्यों की। आज्ञाकारी बेटा अपनी माँ को छोटी सी छोटी बात भी बताता है, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहता कि सुभाषनी जो भी बनाती है मेरे कहने पर ही बनाती है, उसे आप क्यों डांटती है। सुभाषनी कभी कभी जलज से पूछती कि आप मम्मी जी को सच क्यों नहीं बताते कि मैं जो भी बनाती हूँ आपसे पूछकर ही बनाती हूँ। जलज उसकी बात सुनकर अनसुना कर देता। सुभाषनी को तब और डर लगता कि कहीं हमारी अंतरंग बातें भी तो नहीं बता देता है। वह अपने पति का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर मन महसूस कर रह जाती और घर में कलेश न हो यह सोचकर वह खुद को नॉर्मल करने की भी भरसक कोशिश करती। कुछ समय पश्चात वह गर्भवती हो गई, जिसके कारण उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। हर वक्त उल्टियां कर करके वह शिथिल पड़ जाती। घर का काम भी अब वह ठीक से नहीं कर पाती। तभी जलज के मम्मी पापा और बहन रहने के लिए आ गए। सुभाषिनी से काम नहीं हो पाता और सास ताने देती कि कामचोर है, इसलिए हमारे आने पर यह सब नाटक कर रही है। सुभाषिनी की हालत उनसे छुपी नहीं थी, फिर भी उनके व्यवहार में नम्रता नहीं आई और हमेशा यही कहती रहती, ऐसा भी क्या आफत आ गई, हमने भी तो बच्चे जाने हैं। यह अनोखी औरत थोड़े ही है जो बच्चा पैदा करने जा रही है। खूब काम करे तो तबीयत अपने आप ही सुधर जाएगी। आजकल की औरतों के नखरे ही बहुत है। अब उन्हें कौन समझाए कि काम करने के लिए ताकत भी तो होनी चाहिए। जब पेट में खाना नहीं टिकेगा और लगातार उल्टियां होगी तो शरीर की ऊर्जा तो इसी में खत्म हो जाएगी। सास का कहना यह भी था कि जब काम नहीं करती तो खाना भी क्यों खाएगी, इसलिए उसके खाने का तनिक भी ख्याल कोई नहीं रखता था और पति तो माँ के आगे जुबान भी न खोलता। सुभाषिनी को लगता कि उनकी देखभाल वह ठीक से नहीं कर पा रही है, तो अगर वह अपनी पसंद का खाना खाना चाहेगी तो सास के तानों से वह जिंदा नहीं बच पाएगी। एक दिन जब उसे तेज बुखार आया और कमजोरी से न वह उठ सकी न आंखें खोल सकी, लेकिन सास ऊंची आवाज में बोल रही थी कि देखो महारानी को सूरज सिर पर चढ़ आया और यह अभी तक सो रही हैं। सास की आवाज सुनकर सुभाषिनी ने हड़बड़ा कर उठने की कोशिश की, लेकिन उसे चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी। जलज ने उसे गिरते हुए देखा और तब उसने उसे छू कर देखा तो उसे पता चला कि उसे तेज बुखार है। तब बेमन से उसे डॉक्टर को दिखाने ले गया। डॉक्टर ने कहा इसकी हालत काफी गंभीर है, शरीर में खून की कमी है, इसे ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। तब जाकर जलज के माता पिता को विश्वास आया कि यह नाटक नहीं कर रही, परंतु उनका व्यवहार सुभाषिनी के प्रति रूखा ही रहा। वास्तव में जलज की माँ और उसकी मेंटली रिटार्टेड बहन असुरक्षा की हीन भावना से ग्रसित थे। उन्हें हमेशा यह डर रहता कि कहीं वे जलज को खो न दे। सुभाषिनी ने बड़ी मुश्किल से ये दिन काटे और 7वें महीने में वह अपने माँ के घर आ गई। लेकिन यहाँ पर भी उसे सास की बातें याद आती और अचानक वह सहम जाती। उसकी माँ हमेशा पूछती कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्या दुख है, हमें बताओ, अचानक तुम डरी सहमी सी लगती हो।
चेहरा पीला पड़ जाता है, नींद में कुछ बड़बड़ाती हो और उठ जाती हो, लेकिन वह किसी को कुछ न बताती। माँ ने सोचा कि शायद गर्भवती होने के कारण ऐसा हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। निश्चित समय पर बहुत खूबसूरत बच्ची पैदा हुई तो सास का मुंह अंदर से तो फूल गया, लेकिन उसके माता पिता के सामने बोली कुछ नहीं। बाद में जब वापस गई तो कुछ न कुछ कहकर ताने मारती रहती। सुभाषिनी के पास सहने के सिवा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि पति भी तो उसके साथ नहीं था। कंपनी में जलज को दक्षिण अफ्रीका 6 माह के लिए प्रोजेक्ट करने के लिए भेज दिया। सुभाषिनी को जलज ने अपने माता पिता के पास छोड़ दिया। जलज जब भी माता पिता को फोन करता और वह सुभाषिनी से बात करने के लिए जब भी पूछता तो उसकी माँ व बहन दोनों कुछ न कुछ बहाना बना देते और उससे बात नहीं करने देते और वह बात न कर पाता। आज्ञाकारी बच्चे की तरह जो वे कहती उसे ही सच मानकर चुप रह जाता। पति पत्नी के बीच फासले बढ़ते गए। जब वापस आया तो कंपनी ने उसे चेन्नई भेज दिया। वह सप्ताह के अंत में घर आता और चला जाता। इस तरह जो लगाव और आत्मीयता दोनों के बीच होनी चाहिए थी वह नहीं बन पाई। अभी 5 महीने ही गुजरे थे कि कंपनी ने उसे 1 वर्ष के लिए जापान भेज दिया। चूंकि वहां उसे खाने की परेशानी होगी, इसलिए उसने अपनी माँ के कहने पर सुभाषिनी को आने के लिए कहा। सुभाषिनी का पासपोर्ट और बच्ची का पासपोर्ट बनाने में बहुत समय लग गया और जलज के आने के कुछ माह ही बचे थे। फिर भी सुभाषिनी बच्ची को लेकर गई। जापान में भाषा का ज्ञान न होने पर कई समस्याओं का सामना सुभाषिनी को करना पड़ा। दुर्घटनावश एक दिन सुभाषिनी फिसलकर गिर गई और एक उंगली में फ्रैक्चर हो गया। असहनीय दर्द से वह कई दिन तक कराहती रही, लेकिन जलज ने उसे डॉक्टर को इसलिए नहीं दिखवाया कि डॉलर खर्च हो जाएंगे। परिणाम यह हुआ कि उसकी उंगली हमेशा के लिए टेढ़ी और संवेदन शून्य हो गई। वापस आने के बाद उसकी नियुक्ति पुणे में हुई, किंतु प्रोजेक्ट मुंबई में मिला, इसलिए वह शुक्रवार देर रात पुणे आता था और रविवार को शाम ही वापस चला जाता था। इतने कम समय के लिए आता और सुभाषिनी को हुक्म देता रहता, यह खाना बनाओ, मेरे कपड़े धोकर और इस्त्री करके तैयार करो, मेरे हाथ पैर दबाओ, आदि आदि। बेचारी सुभाषिनी तरस जाती कि कब उसका पति उससे 2 मीठे बोल बोलेगा। यह कब पूछेगा कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, और तो और यह जानने की भी कोशिश न करता कि उसकी बेटी कैसी है, उसके लिए कुछ लाना तो नहीं है, या चलो उसे कहीं घुमा लाते हैं। सुभाषिनी हर सप्ताह इंतजार करती कि शायद इस सप्ताह जलज का मन ठीक रहेगा और वह उसके सुख दुख की जानकारी लेगा कि वह कैसे अकेले अपनी बेटी के साथ रहती है। जलज इतने पैसे भी न देता कि वह अपनी बेटी को पार्क घुमाने ले जाए या उसे कुछ खाने या खेलने की चीज ही दिला दे। एक एक पैसे का हिसाब मांगता। सुभाषिनी यह सोचकर चुप रहती कि घर में कलेश न हो, लेकिन जलज का रवैया दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा था। वह बात बात पर चिल्लाता और मारने पीटने लगता। अगर वह अपने माता पिता को फोन करना चाहती तो फोन भी नहीं करने देता। सुभाषिनी ने अपने माता पिता के घर में कभी ऐसा देखा भी नहीं था, इसलिए उसे यह विश्वास करने में भी बहुत समय लगा। सुभाषिनी उसके क्रूरतापूर्ण व्यवहार से अंदर से भयभीत रहने लगी। माता पिता को इसलिए न बताती कि डैडी तो हार्ट के मरीज हैं, भाई की अभी शादी होनी है, क्या करें क्या ना करें निश्चित नहीं कर पा रही थी। सुभाषिनी डरी सहमी सी रहने लगी। उसकी तबीयत जल्दी जल्दी खराब होने लगी। अचानक हाथ पैर कांपने लगते। जलज का जब फोन आता तो भय से आंखें फैल जाती और हाथ से फोन छूट जाता। एक बार दीपश्री ने जब यह देखा तो उसने खुद फोन उठा के सुना कि जलज क्या बोल रहा है। तब उसे पता चला कि जलज गंदी गंदी गालियां बक रहा है। तब उसने उसे डांटा कि वह इस तरह क्यों गालियां बकता है। तो वह दीपश्री से भी ऊंची आवाज में अशिष्टता से बात करने लगा। दीपश्री ने बेटी से पूछा, यह सब कब से चल रहा है। सुभाषिनी ने बताया, 2 साल से इतना उत्पात बढ़ गया है कि असहनीय हो गया है।
दीपश्री ने सुभाषनी से कहा, अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। इसकी इतनी बदतमीजियां तुमने कैसे सही? तुम कोई अनाथ हो जो तुम्हें गाली गलौज करता है और मारता पीटता है। तुम अपना सामान पैक करो, हम अभी ही हैदराबाद वापस जा रहे हैं। मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी। सुभाषनी पहले तो घबराई कि पता नहीं उसके ऐसे चले जाने से जलज कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन फिर माँ के समझाने पर साहस जुटा पाई और कुछ जरूरी सामान लेकर बस पकड़ने से पहले जलज को फोन कर दिया कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वह मम्मी के साथ हैदराबाद जा रही है। जलज को निकलने से पहले ही इसलिए सूचित किया ताकि वह आ न सके और हंगामा न कर सके। जलज समझ गया कि वह गुस्से से गई है और अब उसके माता पिता नहीं भेजेंगे, क्योंकि उसकी करतूतों का उन्हें पता चल चुका है। अपने को अच्छा साबित करने के लिए उसने सारे रिश्तेदारों को फोन करके बता दिया कि सुभाषनी मुझे बिना बताए घर छोड़कर अपने माता पिता के घर चली गई है। क्या कोई ऐसा करता है क्या? जाना था तो चली जाती, पर मेरे आने तक तो इंतजार कर लेती। ऐसी भी क्या आफत आ गई थी कि इंतजार न कर सकी। वायरल बुखार से सुभाषनी कई दिन से तड़प रही थी, लेकिन जलज का आना तो दूर, फोन करके हाल चाल भी नहीं पूछता था कि तबीयत कैसी है। यहाँ तक कि सुभाषनी का फोन भी नहीं उठाता। उसे इतनी भी चिंता नहीं थी कि इतनी बीमार है तो छोटी बच्ची को कौन संभालेगा। हार कर सुभाषनी ने अपनी मम्मी को बुलाया, लेकिन नए शहर में वे भी अनजान थी कि सुभाषनी को किस डॉक्टर को दिखाएं। सुभाषनी गंभीर अवसाद की शिकार हो गई। उसके माता पिता ने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन दवा का असर जितना होना चाहिए था नहीं हुआ। कभी तो वह ठीक व्यवहार करती और कभी अचानक सब पर चिल्लाने लगती। घर में सबको पता था क्या क्या बोल जाती। घर वाले तो अपने थे, इसलिए वे समझते थे कि यह डिप्रेशन में बोल रही है, इसलिए कोई भी उसकी बात का बुरा न मानता और सुनकर चुप रहते। ऐसे ही 6 माह गुजर गए, लेकिन उसका पति जलज न लिवाने आया और न फोन ही किया। इधर सुभाषिनी असुरक्षा की भावना से हर वक्त घिरी रहती। तभी एक दिन जलज का फोन आया कि वह गुड़िया के जन्मदिन पर 1 दिन के लिए आ रहा है। घर में कुछ देर के लिए हर्ष की लहर दौड़ गई कि देर से ही सही उसे अपनी बेटी की तो याद आई, लेकिन सुभाषनी खुश नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसे बुलाने के लिए यह कोई षड्यंत्र तो नहीं। फिर भी उसने अपनी शंकाओं को झटक कर और माँ के कहने पर जलज को लेने एयरपोर्ट गई। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, इसलिए वे दोनों पास पास बैठे होने के बावजूद अपने आह की परिधियों में कैद न जाने क्या क्या सोचते रहे। तभी घर आ गया। जैसे ही जलज ने घर के अंदर प्रवेश किया, गुड़िया पापा पापा कह के लिपट गई और वह देर तक अपने पापा की गोद में ही रही। लाख कहने पर भी वह पापा को छोड़ने को तैयार न थी। वह यह बोलती जा रही थी कि पापा चले जाएंगे, इसलिए मैं पापा को नहीं छोड़ूंगी। बेटी की यह बात सुनकर जलज का भी मन पसीज गया और अपनी बेटी को भी जी भरकर प्यार किया। दीपश्री ने बेटी, दामाद और गुड़िया को बाहर घूमने भेज दिया ताकि दोनों पति पत्नी को एकांत मिले और वे आपस में बात कर सकें। सुभाषनी ने कहा, चलो हम गुड़िया के जन्मदिन के लिए एक अच्छी सी ड्रेस ले लेते हैं और कुछ चॉकलेट भी। सुभाषनी ड्रेस देख रही थी और जलज से पूछ रही थी कि ड्रेस कैसी है, लेकिन जलज कोई उत्तर न देकर फोन के बहाने दुकान के बाहर चला गया ताकि उसे ड्रेस के पैसे न देने पड़े। सुभाषनी समझ गई कि पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। उसे बहुत दुख हुआ कि यह कैसा पति है जो अपनी 2 वर्ष की बेटी को जन्मदिन पर एक अच्छी ड्रेस भी नहीं दिलाना चाहता, जबकि पैसे की कोई कमी भी नहीं है। कैसा पाषाण दिल है, गरीब से गरीब भी अपने बच्चे की खुशी के लिए क्या क्या नहीं करते। वह समझ गई कि इसका दिल नहीं बदला, बस दिखावा करने के लिए आया है। उसके दिमाग में फिर वही सारे प्रश्न हथौड़े के समान पड़ने लगे कि मेरा और मेरी बेटी के भविष्य का क्या होगा। सुभाषिनी को माता पिता के घर रहते 2 वर्ष बीत गए थे। जलज कभी 1 दिन के लिए आता और चला जाता।
बेटी की जरूरतों की चीजें लेने के लिए सुभाषिनी जब भी उससे पैसे मांगती तो वह पैसे देने से मना कर देता और साफ कह देता, मैं पैसे कभी नहीं दूंगा, नहीं तो तुम कभी वापस नहीं आओगी। सुभाषिनी को आने के लिए बोलकर चला जाता, पर यह कभी न कहता कि मैं अब दुर्व्यवहार कभी नहीं करूंगा। सुभाषिनी के माता पिता ने शादी बचाने की भरसक कोशिश की और सुभाषिनी को समझा बुझा कर 2-3 बार जलज के पास भेज भी दिया, लेकिन जलज का व्यवहार तो न बदला। सुभाषिनी के माता पिता को मजबूरन तलाक की अर्जी देनी पड़ी। इससे जलज का बहुत घायल हुआ और वह गुस्से से पागल हो गया। प्रतिशोध की आग में झुलसकर उसने मन ही मन तय कर लिया कि मैं सुभाषिनी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा और उसने अदालत में सुभाषिनी पर बदचलनी के और न जाने क्या क्या आरोप लगाए। अदालत के कटघरे में खड़ी सुभाषिनी जलज के घिनौने अश्लील प्रश्नों का उत्तर न दे सकी और वहीं विक्षिप्त होकर गिर पड़ी और उसके सुसंस्कारों की अर्थी उठ गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।